हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में मैंने काफी टॉपिक पर चर्चा कर ली है। यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यानी हम डीएनए और आरएनए के बारे में जानने वाले हैं। डीएनए और आरएनए से हर वर्ष से जो बीएससी एग्रीकल्चर के जो एग्जाम होते हैं हर सेमेस्टर में, जिस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है तो हर सेमेस्टर में क्वेश्चन आता है। तो क्लास के अंत तक जुड़े रहें, तभी आपको डीएनए और आरएनए अच्छे से समझ में आ पाएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो जेनेटिक सब्जेक्ट है उसकी वो संपूर्ण जो 100% सिलेबस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहना आवश्यक है। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीएनए, उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए के प्रकार। डीएनए की जो डीएनए होता है उसके प्रकार देखते हैं। डीएनए का पूरा नाम जो होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है। इसकी संरचना के आधार पर हम इसके प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ए डीएनए, दूसरा आता है बी डीएनए और तीसरा आता है जे डीएनए। यानी कि जो डीएनए होता है वो संरचना के आधार पर तीन प्रकार का होता है। उन तीनों के नाम आपको याद रहने चाहिए, एक तो ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ये तीनों आपको याद रखने हैं। ए डीएनए में क्या होता है कि ये एक दाएं हाथ की दोहरी कुंडली होती है, यानी राइट हैंड है, डबल हेलिक्स वाली संरचना इसमें ए डीएनए होता है। फिर दूसरा जो ये निर्जलीकरण की स्थिति में पाया जाता है, यानी कि डिहाइड्रेट कंडीशन में ये पाया जाता है ए डीएनए। इसमें प्रति चक्र जो होता है 11 बेस पेयर होते हैं, ये आपको याद रखना है। जबकि जो बी डीएनए होता है उसमें 10 बेस पेयर होते हैं। और जो अब हम देखते हैं कि बी डीएनए मोस्ट कॉमन है। बी डीएनए ये वही रूप है जिसे वाटसन व क्रिक ने बताया था, यानी कि जो डीएनए है वो वाटसन व क्रिक ने बताया था। और कौन सा डीएनए आपसे पूछा जाए कि डीएनए किसने बताया, तो आपका आंसर रहेगा वाटसन व क्रिक ने। आपसे ये पूछा जाए कि वाटसन व क्रिक ने कौन सा डीएनए बताया, तो उन्होंने ये बी डीएनए बताया था। इसका भी आपको याद रखना है कि वाटसन व क्रिक ने कौन सा डीएनए बताया, बी डीएनए इन्होंने बताया था। दाहिने हाथ की कुंडली के प्रति 10 चक्र बेस पेयर होते हैं, यानी कि ए डीएनए में 11 बेस पेयर थे और जो बी डीएनए है उसमें 10 बेस पेयर है। जबकि जो जेड डीएनए है उसमें तो ये होता ही नहीं है। सामान्य शारीरिक दशा में पाया जाता है कौन सा, बी डीएनए। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफी पूछा जाने वाला डीएनए, जेड डीएनए। ये काफी महत्वपूर्ण है। उन दोनों से लगभग दाएं हाथ की तरफ थे और ये बाएं हाथ की कुंडली की तरफ होते हैं, यानी लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स थे, वो राइट हैंडेड जो हेलिक्स थी वो थे। इसमें जिग जैग और संरचना होती है, यानी कि जो जेड डीएनए होते हैं उसकी जो संरचना होती है वो जिग जैग संरचना होती है। इसमें जीसी, यानी जीसी का यहाँ पे जी का मतलब ग्वानिन है और सी का मतलब साइटोसिन है। इसे भरपूर क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वहीं ये जेड डीएनए जो होता है वो वहां पे पाया जाता है। ये जीन नियंत्रण में भी भूमिका निभाता है, यहाँ पे निभाता है, याद कर लेना यहाँ पे। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जीन नियंत्रण में कौन सा डीएनए भूमिका निभाता है, तो उसका आंसर रहने वाला जे डीएनए। या फिर आपसे पूछा जाए कि जे डीएनए का मुख्य कार्य क्या है या उसकी क्या भूमिका है, तो उसका आंसर रहने वाला जीन नियंत्रण में इसकी मुख्य भूमिका है। ये आपसे कन्फर्म है कि जे डीएनए, उससे आपसे क्वेश्चन अवश्य आएगा, आपको जे डीएनए अच्छे से पढ़ना है। और फिर अगला जो आता है कि आरएनए। आरएनए से पहले यदि हम इसके जो हमने संरचना के आधार पर डीएनए की बात कर ली, फिर हम देखते हैं कि आकार, यानी बेस्ड ऑन शेप के आधार पर बात करें तो एक होता है सर्कुलर, एक होता है लाइनर। यानी जो सर्कुलर होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और जो लाइनर होता है वो एक जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें पाया जाता है। ये आपको याद रखना है छोटा सा। फिर हम पढ़ेंगे कि आरएनए के प्रकार, यानी कि कार्य के आधार पर देखते हैं आरएनए के प्रकार। आरएनए के जो आरएनए होता है वो भी कार्य के आधार पर तीन प्रकार का होता है, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। ये तीन प्रकार के जो आरएनए होते हैं, पहला होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। पहला जो मैसेंजर आरएनए है उसका कार्य क्या है, ये डीएनए से राइबोसोम तक आनुवंशिक जानकारी ले जाता है, यानी कि जो जेनेटिक जो सूचना होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए से राइबोसोम तक ले जाने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है एमआरएनए। ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो
प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा जो आरएनए वो कार्य करता है या कौन से आरएनए अपनी भूमिका निभाता है, तो उसका आंसर आपके रहने वाला mRNA। और दूसरा आता है टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर। ये सीधा सा इसके नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसफर का मतलब होता है आदान प्रदान। इन्हें ये राइबोसोम तक एमिनो एसिड को ले जाता है, यानी कि जो एमिनो एसिड है उनको ये राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें mRNA के कोडोन से मेल खाने के लिए एंटी कोडोन होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो mRNA के कोडोन जो होते हैं वो उनसे मेल खाने के लिए इसमें एंटी कोडोन पाए जाते हैं। इसमें जो टीआरएनए उसमें ट्रांसपोर आरएनए होता है उसमें। तीसरा जो आता है वो होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम को मुख्य संरचना और कार्यात्मक घटक होता है, यानी कि आपसे पूछा जाएगी राइबोसोम का मुख्य घटक कौन सा है, तो आप ये उसका आंसर रहने वाला है आरएनए। और आपसे पूछा जाए आरएनए में भी कौन सा आरएनए, तो उसका आंसर रहने वाला है आरआरएनए। अनुवाद में भी मदद करता है, ट्रांसलेशन में भी ये हेल्प करता है। ये हमारा जो डीएनए और आरएनए का टॉपिक था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको डीएनए और आरएनए के जो कार्य और जो उनकी प्रकार है वो आपको अच्छे से याद करने हैं, इनको लिखना है, अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं। ये क्योंकि हर एग्जाम में यदि आप पुराने पेपर देखते हैं तो हर एग्जाम में डीएनए और आरएनए का क्वेश्चन आता ही है। फिर हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, डोमिनेंस रिलेशनशिप, यानी कि प्रधानता होती है, जो प्रभावित होते प्रभावी और अप्रभावी जो हमने पीछे पढ़े थे वही उन्हीं के सिद्धांत या रिलेशनशिप संबंध आप कहेंगे, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले। तो प्रधानता के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ डोमिनेंस देखते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है पूर्ण प्रधानता यानी कंप्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक एलील द्वारा दूसरे एलील की जो लक्षण है उनको पूरी तरह से दबा देना या उनको उन पर प्रभावी हो जाना, यानी कि यदि हम बात करेंगे कैपिटल टी का और स्मॉल टी का यदि हम क्रॉस कराते हैं तो ये दोनों यहाँ पे आपको ये प्राप्त होता है, यानी कि ये तो लंबे पौधे थे और ये बौने पौधे थे, लेकिन यहाँ पे जो पौधे प्राप्त होते हैं वो सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो लंबा पौधा है उसने बौने पौधे के जो लक्षण है उनको दबा दिया, तो यहाँ पे ये जो टी है कैपिटल टी है वो प्रभावी हो गया और जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी हो गया, यानी इसने इसको पूरी तरह से दबा दिया। तो यही एक कंप्लीट डोमिनेंस है, यानी प्रभुत्वशाली प्रभावी एलील पूरी तरह से अप्रभावी एलील को ढक लेता है, यानी कि मटर के पौधे का लंबा और बोने के पर प्रधान होता है, यानी कि जो लंबा पौधा होता है वो बोने पौधे पर प्रभावी होता है, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा अगला आता है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि प्रभावित होता है लेकिन पूरी तरह से उसके जो लक्षण होते हैं उनको दबा नहीं पाता, उन पर उन्हें छुपा नहीं पाता है। जैसे कोई भी एलील पूरी तरह प्रभावित नहीं होता है, विषम युग्मजीय अवस्था में मध्यवर्ती लक्षण दिखाता है, यानी कि जैसे कि आपने किसी पौधे के किसी जैसे व्हाइट फूल का किसी अन्य कलर वाले फूल से, जैसे कि यहाँ पे कि स्नैप ड्रैगन में लाल सफेद गुलाबी, यानी कि लाल फल का आपने क्रॉस करवाया सफेद फूल से तो आपको जो प्राप्त होगा वो होगा गुलाबी फूल, यानी कि ये आपको यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेना कि जो लाल और सफेद फूल का यदि हम क्रॉस कराते हैं तो हमें गुलाबी पौधा जो गुलाबी फूल होता है वो हमें प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रभावी था वो पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, इसलिए अगर पूरी तरह यहाँ पे ये प्रभाव दिखाता या तो लाल पौधे लाल रंग के जो फूल थे वो प्राप्त होते या सफेद रंग के फूल प्राप्त होते, ये लेकिन यहाँ पे तीसरा ही रंग आ रहा है गुलाबी रंग, इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से इस पर प्रभावी नहीं हो सका। तीसरा आता है कोडोमिनेंस, सह प्रधानता, यानी कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जो दोनों एलील समान रूप से व्यक्त होते हैं, यानी कि जो दो एलील होते हैं वो दोनों ही समान रूप से व्यक्त होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं या एक दूसरे पर अपनी प्रभाविता व्यक्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे ए बी और रक्त समूह में आई ए और बी सह प्रधान होते हैं, ये आपको इसका उदाहरण याद रखना है कोडोमिनेंस का। फिर तीसरा हम देखते हैं एपिस्टेटिक परस्पर क्रियाएं, यानी कि एपिस्टेटिक परस्पर क्रियाएं क्या होती है कि जब एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है और वह एलील नहीं होता है, यानी कि वो एलील नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे आपसे कहा जाए एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है, इसी क्रिया को एपिस्टेटिक परस्पर क्रिया कहते हैं या एपिस्टेटिक क्रिया कहते हैं। ये आपकी से परिभाषा पूछी जा सकती है, ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि एपिस्टेटिसिस किसे कहा जाता है कि एक जीन द्वारा दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देना ही ये कहलाता है।
इसके जो प्रकार है हम वो प्रकार देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला था डोमिनेंट एपिस्टेटिस, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, प्रभावी जो एक जीन की प्रभाव जो प्रभावी है, एक जीन का प्रभावी एलील दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है, यानी वही है आपके जो पीछे हमने पढ़ा था कंप्लीट डोमिनेंस, उसी की तरह ये है कि एक जीन द्वारा दूसरे जो एक जीन का मतलब उसमें एक एलील दूसरे एलील को दबा रहा था, लेकिन इसमें एक जीन का जो एलील है वह दूसरे जीन के अभिव्यक्ति को दबा देता है, यानी जीन की बात हो रही है, वहां पे हम एलील की बात कर रहे थे, लक्षण की बात कर रहे थे। उदाहरण समर स्केस में फल का रंग सफेद है, एलील हरे पीले पर एपिस्टेटिक होता है, यानी जो हरा रंग है वो पीले रंग के जीन को दबा देता है, वही एपिस्टेटिक होता है। फिर आता है अगला कि जो रिसेसिव एपिस्टेटिस यानी अप्रभुत एपिस्टेटिस, जब एक अप्रभावी एलील, यहाँ पे ले कर लेना, एलील समझात अवस्था में होता है तो ये दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को रोकता है, जैसे कि चूहों में कोट रंग, एल्बिनो रंग, काला भूरा को दबा देता है, यानी कि जो काला रंग होता है भूरे रंग को दबा देता है। फिर आता है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेटिस, यानी इसमें क्या होता है कि जो जीन होते हैं जो किसी विशेष लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए दोनों जीन में से एक, कम से कम एक प्रभावशाली एलील आवश्यक है, यानी कि क्या होता है कि जैसे 4 एलील, तो 4 में से एक एलील प्रभावशाली होना चाहिए, प्रभुत्वशाली होना एलील होना आवश्यक होता है, जैसे कि स्वीट पी में फूल का रंग। और फिर हम छोटी-छोटी कुछ परिभाषाएं जो आपसे जो एक-एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें परिभाषाओं वाला जो क्वेश्चन आता है उनमें अवश्य पूछी जाती है। आपको इस 2025 में जो 26 सॉरी जो भी ये जो अगला थर्ड सेमेस्टर है उसमें आपको परिभाषाओं के रूप में यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमारी परिभाषा आती है वो होती है साइटोलॉजी की। तो साइटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, यानी फंक्शन ऑफ सेल यानी संरचना के और कार्य, स्ट्रक्चर मतलब संरचना और फंक्शन मतलब कार्य, यानी इसकी जो साइटोलॉजी होती है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो उसमें जो कोशिका होती है उसकी संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी में क्या होता है कि जो ये कोशिका के जो अंगक होते हैं, ऑर्गेनेल्स और कोशिका झिल्ली यानी मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म आदि पर केंद्रित होता है, या जो हम कोशिका के जो अंग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, केंद्रक हो गया, इन सभी का हम इस साइटोलॉजी में अध्ययन करते हैं। और इन सभी का आपने जेट में जब आपने जेट का पेपर दिया होगा तब आपके पास अच्छे से नोट्स भी होंगे, तो आप उनकी भी रीडिंग लगा सकते हैं एक बार, और आपने अच्छे से सारे जो एक एक अंगक के बारे में आपने पढ़ा था, अंतःपृथ्वी जालिका हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, राइबोसोम हो गया, सारे आपने पढ़े होंगे। सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका विज्ञान एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित हुई। और फिर आता है जेनेटिक। जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि जो हेरिडिटी और वेरिएशन, इसमें यदि आप इंग्लिश में परिभाषा लिखते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। इसमें आपको हेरिडिटी और वेरिएशन दो ही शब्द आपको याद रखने, बाकी ये कॉमन परिभाषा है। और यदि आप हेरिडिटी और वेरिएशन इस परिभाषा में नाम लिख लेते हैं तो आपकी परिभाषा ऐसे आदि तो सही हो ही जाती है। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशानुक्रम और विविधता का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वंशानुक्रम का मतलब हेरिडिटी और विविधता का मतलब वेरिएशन का अध्ययन करना है। जो जेनेटिक्स है, अनुवांशिकी है, वो कहलाते हैं। इसमें जीन, डीएनए, गुणसूत्र, विरासत के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, यानी कि ये हमने पहली ही क्लास में जान लिया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल इसका आंसर रहने वाला है। फिर आता है साइटोजेनेटिक्स, यानी कि साइटोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों को मिला देते हैं तो वो साइटोजेनेटिक्स हो जाता है। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं कि साइटोजेनेटिक्स में कोशिकीय आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी को मिलाकर गुणसूत्र की संरचना और वंशानुक्रम में उनके व्यवहार का अध्ययन करती है, यानी कि साइटोलॉजी में क्या होता है कि जो साइटोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों का अध्ययन करना है, यानी कोशिका और जो जेनेटिक होती है, जो विविधता और जो वंशानुक्रमों की प्रक्रिया होती है, उनका सबका मिलाकर जो अध्ययन होता है उसे हम साइटोजेनेटिक कहते हैं। ये कैरियोटाइप, गुणसूत्रीय असामान्यताओं और कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर आता है इंटररिलेशन बिटवीन
साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स, यानी कि इनका जो संबंध होता है वह क्या है कि जो कोशिका विज्ञान संरचनात्मक आधार प्रदान करती है, आनुवंशिक कार्यात्मक दृष्टिकोण देती है और कोशिकीय अनुवांशिकी दोनों को जोड़ती है। यानी कि जो साइटोलॉजी है उसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं, जो जेनेटिक्स है उसमें आनुवंशिकी जो कार्यात्मक जो कार्य होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और जो साइटोजेनेटिक्स होती है उनमें दोनों का मिश्रण यानी दोनों को जोड़ने का कार्य करती है साइटोजेनेटिक्स। आनुवंशिकी ये बताती है यानी कि जो जेनेटिक्स है ये बताती है कि गुण गुण कैसे विरासत में मिलते हैं, यानी कि आपको अपने माता पिता से जो गुण है वो कैसे मिलते हैं। जबकि कोशिका विज्ञान ये दर्शाता है कि कोशिकाओं में जीन कहाँ से और कैसे स्थित है, यानी कि कोशिका विज्ञान जो साइटोलॉजी है उसमें ये बताया जाता है कि जो कोशिका में जो जीन है वो कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, ये साइटोलॉजी में बताते हैं। और जो आनुवंशिकी होती है उसमें ये बताते हैं कि जो आपने गुण आए वो कैसे आए, जीन के माध्यम से आए या कैसे आए, ये जेनेटिक्स में बताया जाता है। कोशिकीय आनुवंशिकी सूक्ष्मदर्शियों तकनीकों का उपयोग करके गुणसूत्रों को देखने और वंशानुक्रम की उनकी भूमिका का अध्ययन करती है। यानी कि जो कोशिकीय आनुवंशिकी सूक्ष्मदर्शी तकनीकों का उपयोग करके गुणसूत्रों को देखने और वंशानुक्रम में उनकी भूमिका, यानी गुणसूत्रों को देखने का और जो वंशानुक्रम जो हेरिडिटी है उनका अध्ययन किया करना ही जो साइटोजेनेटिक्स होता है वो कहलाता है। ये हमारा आज का जो टॉपिक था, हमने आज एक तो डीएनए और आरएनए के प्रकार जाने, दूसरा हमने डोमिनेंस के बारे में जाना, तीसरा हमने जो कुछ सामान्य परिभाषाएं थे उनके बारे में हमने आज की क्लास में चर्चा की। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था डीएनए आरएनए डोमिनेंस, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको संपूर्ण टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आप इनके अच्छे से नोट्स बनाए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। और यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास की पेनल पीडीएफ मिले आपको या संपूर्ण किसी एक सब्जेक्ट की पैनल पीडीएफ मिले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से ऐड हो सकते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक कर देना, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।